हिमालय 2400 किलोमीटर लंबी एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो एशिया के 6 देशों से गुजरते हुए करीब 6 लाख वर्ग किलोमीटर का एक आकर्षक भूभाग बनाती है। एक ऐसा भूभाग जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही प्राचीन साहित्य का रचना स्थल और अनेक समाजों, संस्कृतियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं का संधि स्थल भी रहा है। सदियों से कई मानव समाज और संस्कृतियां इस भूभाग में आती और स्थापित होती रही हैं। यही कारण है कि जितनी विविधता हिमालयी भूभाग में है, संभवतः दुनिया के किसी अन्य भूभाग में नहीं। हिमालय का आकर्षण अनादिकाल से मनुष्यों को अपनी ओर खींचता रहा है। इस आकर्षण ने एक तरफ कई भाषाओं के साहित्य में विशेष जगह बनाई, तो दूसरी तरफ हिमालय में देवताओं के निवास स्थान भी खोजे गए और तब शुरुआत हुई कई तीर्थों और तीर्थ यात्राओं की। यात्रा जिनके क्रम में देवताओं के निवास स्थानों के साथ ही मानव बस्तियां भी खोजी जाने लगी। स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के बाद हिमालय में धर्म के संगठित स्वरूप को अपनाने वालों की भी यात्राएं शुरू हुई। इनमें बोनपा, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों को मानने वाले शामिल रहे। इन तीर्थ यात्राओं को ही हिमालय की सबसे पहली अन्वेषण यात्रा भी माना जा सकता है। धीरे धीरे इन्हीं यात्राओं के साथ व्यापार का क्रम भी बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप हिमालय में इस पार से लेकर मध्य एशिया, तिब्बत और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी रहवासियों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ने लगा। सदियों से होती आ रही इन यात्राओं के क्रम में 17वीं सदी के बाद बड़ा बदलाव आया। अब हिमालय को अलग नजरिए से जानने, समझने और एक तरह से हड़पने का दौर शुरू हुआ। माना जा सकता है कि दुनिया के लिए हिमालय के दरवाजे असल में इसी दौर से खुलना शुरू हुए। नमस्कार, मेरा नाम है वैष्णवी भट्ट और आप देख रहे हैं 12 मासा का खास कार्यक्रम डांडी कांठी। हिमालय में लोगों के आने और यहीं बस जाने का सिलसिला हजारों साल पुराना है। यहाँ के आदिम जनजातियों पर हमने अपनी हाईलैंडर सीरीज में भी बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे यात्रा अभियानों की जिन्होंने हिमालय को देखने, समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया और एक तरीके से पूरी दुनिया के लिए हिमालय के द्वार खोलने का काम किया। इन यात्राओं की शुरुआत 17वीं सदी से हुई, लेकिन इन सब यात्राओं के क्रम को समझने से पहले इतिहास में दर्ज कुछ बड़े यात्रा अभियानों का जिक्र जरूरी है। जैसे 330 ईस्वी पूर्व की वो यात्रा जिसमें सिकंदर ने अपने सैन्य दल के साथ हिंदुकुश पर्वत की कठिनाइयों को भोगते हुए यात्रा की, या जैसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहे जाने वाले हेनसांग की सन 629 की यात्रा। इस यात्रा में हेनसांग ने उत्तराखंड के तराई बाबर में वर्तमान के कालसी और हरिद्वार से काशीपुर तक की यात्रा की और इस क्षेत्र का सबसे पुराना ऐतिहासिक वर्णन दर्ज किया। फिर 13वीं सदी के मार्को पोलो की यात्रा भी अहम रही। इसके बारे में शेखर पाठक पहाड़ पत्रिका के अंक 9 में लिखते हैं कि हिमालय के उस पार मार्को पोलो और उनके समूह ने 1271 में अपनी महान यात्रा शुरू की। तब दिल्ली में बलबन का शासन चल रहा था और उत्तराखंड में कत्यूरियों का प्राभव प्रारंभ हो गया था। फारस से तमाम मरुस्थलीय इलाकों से होकर उनका दल वल्क और ऑक्सस नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों, पामीर के पठार से पुराने रेशम मार्ग होकर सिंखियांग मरुस्थल, फिर ताकला मकान पर्वत के आसपास, अंततः यारकंद और तुन लुआंग होकर चीन की दीवार तक पहुंचा था। लगभग 4 साल बाद वे कुबलई खां के दरबार में काइपिंग नामक स्थान पर पहुंचे, जहां मार्को पोलो 17 साल रहा। मुगलों से पहले गजनबी, घोरी और तैमूर लंग भी भारत आ चुके थे, लेकिन अभी तक जिस हिमालय की इतनी यात्राएं की जा चुकी थी उसका पहला नक्शा 1590 में अकबर के दरबार में आने वाले पहले जेसुइट कमीशन फादर एंथनी मानसरेट ने प्रस्तुत किया। जेसुइट पादरी धर्म प्रचारक होने के साथ साथ प्रतिभा और साहस में भी संपन्न थे। उन्होंने मिसिसिपी के जल ग्रहण क्षेत्रों, एंडीज के शिखरों, सहारा के रेगिस्तान, जापान के समुद्र तटों और हिमालय के ऊंचे दर्रों से तिब्बत के पठार तक हर ओर कठिन यात्राएं की। जहां एक तरफ हिमालय का पहला नक्शा 1590 में प्रस्तुत करने का श्रेय फादर एंथनी मानसरेट को जाता है, वहीं दूसरी तरफ हिमालय के पार की पहली यात्रा का श्रेय जेसुइट बेंटो डिगोस को जाता है। उन्होंने 1603 से 1607 के बीच लाहौर से पेशावर, काबुल, पामेर, यारकंद और तुर्फान होकर चीन की दीवार तक की यात्रा की। साल 1607 में सूचो नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उन्हें पूरे हिमालय की यात्रा करने वालों में से नहीं गिना जाता। ये श्रेय अंतोनियो दे अंद्रादे और मैनुअल मार्क्यूस को मिला, जिन्होंने हरिद्वार, श्रीनगर, जोशीमठ और माणा दर्रा होकर छपरांग पहुंचने में सफलता पाई। 30 मार्च 1624 को दी अंद्रादे और मैनुअल मार्क्यूस दोबारा हिमालय की यात्रा पर निकले
और जून के आखिरी में उन्होंने माणा दर्रे को पार करते हुए अपना ये अभियान सफल किया। इसके बाद 1631 में फ्रांसिस्को दी एजेवेदो और फादर जोन दी ओलिवेरा ने हिमालय दर्रों को पार किया और वे इन दर्रों को पार करने वाले पहले यूरोपीय बने। उनका अभियान ज़ांस्कार और हिमालय के तागालांग, लाचालांग, बारालाचा और रोहतांग दर्रों को पार कर कुल्लू के मार्ग से भारत पहुंचने पर खत्म हुआ। 17वीं सदी के दौरान ही 2 और जेसुइटों स्टीफन सेसिला और जॉन कैब्रॉल ने असम के पश्चिमी तरफ से हिमालय के दर्रों को पार किया। ये दल अगस्त 1626 को हुगली से चलकर दुआर, पारोजोंग, रैदक घाटी, चुम्बी घाटी और तांगला होते हुए फरवरी 1627 में तिब्बत पहुंचा। इसके बाद सेलिला ने सिंगात से भूटान, नेपाल सहित कई अन्य दर्रों की यात्राएं भी की। साल 1714 में इप्पोलिटो देसिदेरी ने तिब्बत की यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान वो लासा और उसके आसपास 5 साल तक रहा। इस दौरान वो कई लामाओं से मिला और उसने तिब्बती भाषा पर किताब लिखी। इसमें उसने लामाओं के धर्म की कमजोरियां और ईसाई धर्म की विशेषताएं बताई थी। फिर तिब्बत के मिशन को कापुचिन पादरियों को सौंपने के बाद 25 अप्रैल 1721 को देसिदेरी लासा से कुटी मार्ग होकर दिसंबर में काठमांडू पहुंचा। वहां से पटना और मद्रास होकर वो रोम गया। 14 अप्रैल 1733 में 48 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। जेसुइट पादरियों के मन में भौगोलिक खोज के साथ साथ बल्कि इससे भी ज्यादा अपने धर्म के प्रचार की इच्छा थी। 18वीं सदी के मध्य से हिमालय और तिब्बत को जानने की कोशिशें फिर से शुरू हुई। उस समय ये इलाके 3 बड़े साम्राज्यों के बीच संघर्ष का कारण बन रहे थे। ये साम्राज्य थे रूस, चीन और ब्रिटिश भारत। 19वीं सदी के मध्य तक रूस कुछ कम और चीन ज्यादा सक्रिय था। इन दोनों देशों ने कई सदियों से हिमालय और तिब्बत के लोगों को प्रभावित किया। 1815 से पहले ब्रिटिश हिमालय में नहीं आ सकते थे, लेकिन 1757 में फ्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा करने की योजना शुरू कर दी। 18वीं सदी के अंत तक ये योजना भारत के दूर दराज इलाकों पर भी कब्जा करने में बदल गई। उसी समय हिमालय और तिब्बत को जानने और काबू करने की यात्राएं भी शुरू हुई। तब तिब्बत और हिमालय का सबसे विश्वसनीय नक्शा फ्रांसीसी भूगोलविद डी अनविले का माना जाता था, जिन्हें उन्होंने 1725 में बीजिंग से मिली जानकारी के आधार पर बनाया था। भाग्य से तिब्बत के दक्षिणी हिस्से और हिमालय के नक्शे चीनी लामाओं की रचनाओं पर आधारित थे। 1705 से 1717 के बीच कांगलिंग के समय की थी। डी अनविले के नक्शे में स्वांगपो, सतलज और सिंधु नदियों को दिखाया गया, लेकिन उनमें गलती से सिंधु नदी को गंगा दिखाया गया था। इस वजह से यूरोपीय यात्रियों में यह भ्रम बना रहा कि गंगा भी तिब्बत से आती है। हिमालय की नदियों का सही क्रम नक्शे में नहीं था और इनमें से कोई नया भौगोलिक ज्ञान भी नहीं जोड़ा गया। क्लाइव ने भारत छोड़ने से पहले कैप्टन जेम्स रेनेल को बंगाल का पहला सर्वेयर जनरल बनाया। रेनेल का काम मुख्य रूप से बंगाल में कंपनी के इलाकों का नक्शा बनाना था। साल 1774 में वॉरेन हेस्टिंग ने 28 साल के जॉर्ज बोगले को भूटान के देव राजा और तिब्बत के तेशु लामा के पास भेजा। बोगले भूटान होते हुए तिब्बत पहुंचा और पंचम लामा से उसकी दोस्ती हो गई। हालांकि उसे लासा जाने की इजाज़त फिर भी नहीं मिली। ऐसे में दुखी मन से 1775 में बोगले कलकत्ता वापस आ गया। वह भूटान और तिब्बत के बारे में कई जानकारियां लाया, जिसका गहन अध्ययन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। 1779 में बोगले दोबारा लासा जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी हैजे से मृत्यु हो गई और पंचम लामा की चेचक से। हेस्टिंग ने तिब्बत पर नजर रखी और 1783 में सैमुअल टर्नर को तिब्बत भेजा, लेकिन टर्नर को भी लासा जाने की अनुमति नहीं मिली। टर्नर की यात्रा के बाद तिब्बत और नेपाल पर हमले हुए, जिसके परिणाम स्वरूप गोरखा साम्राज्य का विस्तार रुक गया। साल 1804 और 1805 में गोरखों ने हिमालयी इलाके उत्तराखंड पर फिर से हमला किया। इस दौरान गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह युद्ध में मारे गए। कुछ सालों तक गोरखाओं ने यहाँ राज किया। 1815 में अंग्रेजों की मदद से प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह ने राज्य वापस लिया और तब टिहरी अस्तित्व में आया। इसके बाद सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के राजा बने और पुरानी रियासत का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश गढ़वाल का हो गया। कंपनी का उत्तराखंड आगमन कई कारणों से हुआ था। हिमालय का आकर्षण सिर्फ उसकी सुंदरता तक सीमित नहीं था। ईसाई धर्म का प्रचार, इंग्लैंड की औद्योगिक जरूरतों के लिए कच्चा माल और बाजार खोजना और नेपाल युद्ध के बाद सेना के लिए रंग रूटों की खोज इसके मुख्य कारण थे। साथ ही हिमालय में छोटे इंग्लैंड जैसे इलाके बसाने का सपना भी था। इन यात्रियों ने हिमालय की यात्रा की। उन्होंने कंपनी को यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों की जानकारी दी।
उन्होंने यहाँ के जलवायु की भी प्रशंसा की और हिमालय के सामरिक महत्व को भी समझा। कंपनी की रिपोर्टों में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य और संपदाओं का उल्लेख किया गया और यह इच्छा जताई गई कि यह क्षेत्र जल्द ही उनके नियंत्रण में आ जाए। कंपनी की असली दिलचस्पी हिमालय के सामरिक महत्व में थी, क्योंकि इसे पाना मतलब तिब्बत, चीन और मध्य एशिया तक पहुंच बनाना था। गोरखा शासन के अंत में कंपनी ने उत्तराखंड में अपने जासूस भेजे और गढ़वाल में आए हुए शुरुआती अंग्रेज यात्रियों ने प्रजा के असंतोष का बहुत कम उल्लेख किया, जबकि कुमाऊं और अन्य हिस्सों में आए यात्रियों ने गोरखाओं के खिलाफ बढ़ते असंतोष का जिक्र किया है। कंपनी पश्चिमी हिमालय को लेकर भी चिंतित थी, क्योंकि यह क्षेत्र नेपोलियन के संभावित खतरे के करीब था और गोरखों की घुसपैठ भी समस्या बन रही थी। उत्तराखंड की वन संपदा की जानकारी मिलने पर गवर्नर जनरल ने 10 अप्रैल 1809 को नेपाल के राजा को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि कुमाऊं और डोटी के जंगलों में बड़ी मात्रा में लीसा निकाली जा सकती है, जिससे नेपाल और कंपनी दोनों को फायदा होगा। नेपाल सरकार ने इस पर सहमति जताते हुए काशीपुर भांग फैक्ट्री के प्रबंधक रदरफोर्ड को लीसा निकालने की अनुमति दे दी। रदरफोर्ड ने भांग, लीसा और लकड़ी के व्यापार के बहाने उत्तराखंड में अपना प्रभाव फैलाना शुरू किया। इससे गोरखों के भारी करों से जनता को थोड़ी राहत मिली और डोटी, कुमाऊं और गढ़वाल के कई प्रभावशाली लोग कंपनी के पक्ष में हो गए। युद्ध से पहले रदरफोर्ड ने गवर्नर जनरल को बताया कि डोटी और कुमाऊं के कई प्रतिष्ठित लोग गोरखा शासन की कमजोरियों की जानकारी देने के लिए तैयार थे। इस तरह भांग, लीसा और लकड़ी के बहाने कंपनी धीरे धीरे उत्तराखंड में अपनी पकड़ बना रही थी, जिसे गोरखा शासक और आम लोग पूरी तरीके से नहीं समझ पाए। उत्तराखंड के समकालीन कवि मौला राम ने इसे अच्छी तरीके से समझा और अपनी कविताओं में कुछ इस तरीके से इसका जिक्र किया। चलते हैं सैल करते जो मुल्क में पराए, सब सैर निगह करते जो राज दबाए। देखा जहाँ जो काट दिया सब जो कड़ाए, सन भंग सब पहाड़ में देते हैं जो सन भराए। 1814 तक अंग्रेजी हुकूमत और नेपाल सरकार के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। नेपाल सरकार ने भांग को राज्य से बाहर बेचने पर रोक लगा दी थी। इसी समय कंपनी ने उत्तराखंड को अपने कब्जे में लेने की गुप्त योजना शुरू की। उन्होंने जासूसों का जाल फैला दिया और स्थानीय प्रभावशाली लोगों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश तेज कर दी। अक्टूबर 1814 में कंपनी ने गढ़वाल में ब्रिटिश सेना भेजी और जनता से मदद मांगी। धीरे धीरे दून घाटी, सिरमौर और अल्मोड़ा पर भी कंपनी का कब्जा हो गया। अप्रैल 1815 में कुमाऊं के समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 13 मई को उत्तराखंड में कंपनी के अधिकार की घोषणा की गई। बमशाह ने अपनी सेना लेकर काली नदी पार करने की सहमति दी और 15 मई को अमर सिंह थापा ने हस्ताक्षर किए। अंग्रेजी हुकूमत ने यमुना से सतलुज तक के सामरिक क्षेत्र को अपने अधिकार में रखा, जबकि बाकी हिस्सों को पुराने शासकों को लौटाने का नाटक किया। लेकिन असल में यह एक चाल थी, क्योंकि इससे पहले ही राजाओं को राज्य देने का आश्वासन देने से मना कर दिया गया था। गार्डनर को कुमाऊं और अलकनंदा की सीमा तक कंपनी का क्षेत्र बढ़ाने का निर्देश मिला और जल्द ही यह काम पूरा कर लिया गया। गणराज्य का एक बड़ा हिस्सा टिहरी सुदर्शन शाह के लिए छोड़ दिया गया। 1826 में रवई भी टिहरी रियासत में मिला दिया गया। वैसे तो गोरखा युद्ध से पहले ही अंग्रेज हिमालय में प्रवेश कर चुके थे। ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उत्तराखंड में फैलने में कोई बड़ा संकट और संघर्ष नहीं झेलना पड़ा। उस समय भारत में कोई भी स्वतंत्र राज्य कंपनी को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। टीपू सुल्तान का समय खत्म हो चुका था और 1857 की क्रांति अभी दूर थी। हिमालय और उसके पार का आकर्षण इतना ज्यादा था कि कंपनी इसके लिए लंबा और महंगा संघर्ष करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। ऐसे में अंग्रेजों का पश्चिमी हिमालय की तरफ आकर्षण स्वाभाविक था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नेपोलियन के खतरे से निपटने के लिए पर्शिया, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में अपने प्रतिनिधियों को विशेष निर्देश दिए थे। लाहौर के शासक रणजीत सिंह सतलज से पूर्व के शासकों के लिए एक चिंता का कारण बन गए थे और इन शासकों ने कंपनी से सुरक्षा की मांग की थी। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ अप्रैल 1809 में एक समझौता किया, जिसमें कंपनी का प्रभाव सतलज तक फैल गया। इसके बाद उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ। नेपाल युद्ध के बाद पश्चिमी हिमालय और कराकोरम क्षेत्र में कई अभियान चले। 1812 से 1813 के बीच सैयद मीर इज्जत अल्लाह ने कश्मीर, तुर्किस्तान, लद्दाख, बुखारा, हजारा और कराकोरम जैसे क्षेत्रों की यात्राएं की। कुमाऊं और बुशर का भी सर्वे हुआ। 1819 से 1825 के बीच मूरक्राफ्ट और ट्रिवेक की एक असाधारण यात्रा हुई, जिसमें उन्होंने कुमाऊं,
टिहरी, शिमला, लाहौर, काबुल और बुखारा तक का सफर किया। इस यात्रा में मूरक्राफ्ट ने उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और लद्दाख की नदियों और पहाड़ों के अलावा ऑक्सस नदी और हजारा के रेगिस्तान को पार किया। 27 अगस्त 1825 को उत्तरी अफगानिस्तान में उसकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही समय बाद उसके साथी ट्रेवेक की भी मृत्यु हो गई। मूरक्राफ्ट उत्तराखंड के मध्य एशिया तक की यात्रा में कई घाटियों और दर्रों को पार करते हुए सर्वेक्षण का काम भी करता रहा। लद्दाख में उसे 3 साल का इंतजार करना पड़ा क्योंकि चीनी अधिकारी उसे यारकन जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। चीनियों का व्यापार पर एकाधिकार था और वे इसे बनाए रखना चाहते थे। इस दौरान लद्दाख में मूरक्राफ्ट के दल पर हमला भी हुआ। इंतजार के समय का इस्तेमाल उसने स्पीति, द्रास और चांगयांग क्षेत्रों के अध्ययन में किया। मूरक्राफ्ट ने लद्दाख के लोगों को सलाह दी कि वे सिक्कों की बजाय ब्रिटिश शासन में आ जाएं। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लद्दाख वासियों से एक समझौता भी किया। मूरक्राफ्ट चाहता था कि लद्दाख ब्रिटिश छत्र छाया में आए और वहां से आगे के क्षेत्रों में व्यापार बढ़े। चीनियों ने उसे जासूस और सिक्कों ने उसे दुश्मन समझा। खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उससे ज्यादा मदद नहीं दी। ये पश्चिमी हिमालय और हिंदुकुश की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक थी। इस यात्रा के दौरान मूरक्राफ्ट की मुलाकात हंगरी के यात्री सोमा द कोरुस से हुई। उसने कोरुस को हिमालय और तिब्बत के अध्ययन के लिए प्रेरित किया और मदद भी की। मूरक्राफ्ट ने हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों और उत्पादों का भी सर्वेक्षण किया। 1823 में जॉर्ज एवरेस्ट ने ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे का अधीक्षक पद संभाला और 1830 में भारत का सर्वेयर जनरल बना। इसी दौरान पश्चिमी हिमालय और अन्य क्षेत्रों में कई और अध्ययन यात्राएं हुई। 1838 में कर्नल चार्ल्स स्टोडार्ट बुखारा के अमीर से कंपनी की मदद की अपील लेकर गया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मुस्लिम धर्म को अपनाने या जिंदा दफन होने का विकल्प दिया गया। उसने मुस्लिम धर्म को अपनाकर अपनी जान बचाई। उसे छुड़ाने के लिए कैप्टन आर्थर कनोली को भेजा गया, लेकिन दोनों को 17 जून 1842 को मार दिया गया। 1835 से 1838 के बीच विग्ने ने कश्मीर की यात्राएं की और कैप्टन पैम्बर्टन ने पूर्वोत्तर भारत पर विस्तृत रिपोर्ट दी। 1848 और 1849 में जोसेफ हुकर ने पश्चिमी नेपाल और सिक्किम में अध्ययन किए। 1860 के बाद रूस ने समरकंद और बुखारा पर कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। इसके बाद मध्य एशिया में अन्वेषण और सर्वेक्षण का दौर शुरू हुआ। पीटर सेम्योनोव, अलेस्की और ओल्गा फेडचेंको ने रूसी क्षेत्रों की यात्रा की, जबकि निकोलस मिखाइलेविच प्रजोल्स्की ने 1873 से 1888 के बीच उत्तरी तिब्बत और गोबी मरुस्थल की यात्रा की। प्रजोल्स्की लासा और बीजिंग तक जाना चाहता था, लेकिन उसकी ये यात्रा पूरी नहीं हो सकी और बीच में ही ध्यानसान पर्वत पर उसकी मौत हो गई। मध्य एशिया के अन्वेषकों में थॉमस अटकिंसन और एलियास भी थे, जिन्होंने बीजिंग से मॉस्को तक की यात्रा की। इसके बाद कर्नल वॉकर और कैप्टन माउंट गोमरी के निर्देशन में पंडित भाइयों के अभियानों की शुरुआत हुई। इन अभियानों में नैन सिंह, किशन सिंह, माणी सिंह, कल्याण सिंह, किंथप, शरदचंद दास और हरिराम जैसे अन्वेषक शामिल थे। 1873 और 1874 में फारसोइत का मिशन यारकंद गया। 1883 में डब्ल्यू ग्राहम ने सिक्किम और नंदा देवी क्षेत्र में पर्वतारोहण किया। 1887 से 1906 के बीच वाडेल और स्वाइट ने सिक्किम और भूटान का सर्वे किया। 1890 में गिलगिट एजेंसी की स्थापना हुई और यंग हस्बैंड ने दूसरी कराकोरम यात्रा की। 19वीं सदी के अंत में कई अभियानों में हुंजा, कराकोरम, नंगा पर्वत, पामीर केटू और कंचनजंगा जैसे क्षेत्र की यात्राएं की गई। इस दौरान सर्वेक्षण कम और पर्वतारोहण ज्यादा होने लगा। 1903 और 1904 में यंग हस्बैंड का लासा अभियान ब्रिटिश नियंत्रण का सबसे बड़ा उदाहरण था। 20वीं सदी में कई भौगोलिक और वनस्पतिक सर्वेक्षण हुए, जिससे हिमालय के कई क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए। अन्य क्षेत्रों पर भी ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव बढ़ता गया और हिमालय की सैन्य परंपरा का उपयोग भारतीय साम्राज्य के विस्तार में किया गया। ये दोनों विश्व युद्धों और फॉकलैंड युद्धों में भी देखा गया। इस समय युवाओं का पलायन शुरू हुआ। पलायन का परिणाम हिमालय के कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या में बदलाव लाया। उत्तराखंड इसका बड़ा उदाहरण है, जहां प्रवासी और मूल निवासियों की जनसंख्या लगभग बराबर है। इसमें स्थानीय संसाधनों पर दबाव कम हुआ, लेकिन महिलाओं और बच्चों को अधिक मेहनत करनी पड़ी। आधुनिकीकरण भी इसी तरीके से पलायन से जुड़ा रहा, जिससे लोक परंपराओं पर दबाव बढ़ा। हिमालय के संसाधनों जैसे वन्यजीव, जड़ी बूटी, लकड़ी और ऊन का दोहन बढ़ा, जिससे भारत
तिब्बत व्यापार भी बढ़ा, लेकिन नई व्यवस्थाओं के साधन जैसे कुमाऊं आयरन कंपनी, चाय उत्पादन और आलू का विस्तार हुआ। 19वीं सदी के मध्य में रेल के आगमन से जंगलों पर दबाव बढ़ा, जिससे जंगलों का विनाश हुआ। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों के कटान को अपने हाथों में लिया और अंग्रेज अधिकारी विल्सन को इसका ठेका मिला। खेती की जमीन निज स्वामित्व में दी गई, लेकिन जंगल और चारागाह सरकारी अधिकार में आ गए। हिमालय में प्रशासनिक केंद्र, पर्यटक नगर और सैनिक छावनियां विकसित हुई। अंग्रेजों ने अपने लिए दार्जिलिंग, शिलोंग, नैनीताल, मसूरी, शिमला और डलहौजी जैसे हिल स्टेशन बनाए। शिमला को भारत की गर्मी की राजधानी बनने का मौका मिला। रेल मार्गों के विस्तार से हिल स्टेशनों का महत्व बढ़ा और चाय बागानों ने भूमि उपयोग में बदलाव लाना शुरू किया। शिक्षा का विस्तार, महिला शिक्षा की शुरुआत और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का आगमन भी हुआ। मिशनरियों ने स्कूल, अस्पताल और वैक्सीन बनाने के संस्थान खोले। इसके साथ ही स्थानीय भाषाओं में प्रेस और पत्रकारिता की शुरुआत हुई। कुछ व्यक्तियों ने ईसाई धर्म अपनाया और नगरों में चर्च बने। यूरोपीय निर्माण शैली के साथ साथ खान पान और पहनावे में भी यूरोपीय शैली का प्रभाव भी बढ़ा। इस संदर्भ में नाटककार भवानी दत्त थपलियाल के नाटक में इस बदलाव को दर्शाया गया है। अमटो मिस्टर हो गया, अब यूरोप जाना मांगता है। दाल भात साग रोटी, ये तो खावे काला लोग। अंडा मुर्गी और शराब, मिस्टर खाना मांगता है। हिमालय की स्थानीय संस्कृतियों पर इसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। इससे संस्कृतियों का मिलन जरूर शुरू हुआ, लेकिन कई जातियां और जनजातियां इस परिवर्तन से प्रभावित नहीं हुई। कुछ जनजातियों ने औपनिवेशिक विस्तार को अपने जीवन पर हमला माना और प्रतिरोध किया। इस विषय पर भी हम बारामासा के आने वाले प्रोग्राम में विस्तार से बात करेंगे। इस समय कई सोलो ट्रैवलर भी हिमालय आए। ये शुरुआती हिमालयविद थे, जैसे बिशप हेबर, जेम्स कैनेडी, सोमा द कोरस, मिनायेव, पिलग्रिम्स, जॉर्ज फ्रांसिस व्हाइट और हुकर। कई यूरोपीय लोग भी इस समय हिमालय में पैदा हुए, जैसे रॉश और कार्बेट। रेल, पोस्ट ऑफिस और सड़क यातायात से तीर्थ यात्रा बढ़ी। इससे प्रारंभिक पर्यटन और साहसिक गतिविधियां, खासकर पर्वतारोहण को बढ़ावा मिला। शुरुआती पर्वतारोहण अभियान भौगोलिक और प्राकृतिक अन्वेषण से जुड़े थे। औपनिवेशिक सत्ता ने कुछ पारंपरिक कानूनों का सम्मान किया और जन प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। भूमि और जंगलों का प्रबंधन किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातात्विक सर्वे जैसे विभाग बने। नए कानून भी लागू हुए और कई क्षेत्रों में स्वायत्तता बनाए रखी गई। ब्रिटिश सत्ता के समर्थकों को कई पद और सम्मान मिले। पुनः जागरण की लहरें हिमालय में कुछ देर से पहुंची, जब स्थानीय संगठनों, प्रेस और राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ। तब हिमालय मुख्य धारा का हिस्सा बनने लगा और 20वीं सदी में इसका विस्तार अधिक हुआ। इस तरह 18 से 19वीं सदी में हिमालय में नई व्यवस्थाएं आईं। सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और आर्थिक आधार पर औपनिवेशिक सत्ता 20वीं सदी में भी चलती रही। 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान इसी औपनिवेशिक ढांचे पर खड़े हुए। इसलिए 18वीं और 19वीं सदियां वो नींव हैं जिस पर 20वीं सदी खड़ी है और 21वीं सदी भी इससे जुड़ी रहेगी। इस स्क्रिप्ट की जानकारी ली गई थी पहाड़ पत्रिका के अंक 9 में प्रकाशित शेखर पाठक के लेख से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बारामासा की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम लाते रहें पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारामासा।